आप लॉ कर रहे थे, तो लॉ से एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए? एस्ट्रोलॉजी डर का धंधा है ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी और कुंडली कोई भी चीज पे पूरी तरीके से नोट नहीं लगाती। मुकेश अंबानी की कुंडली आपने देखी, तो उसमें आपको ऐसा क्या लगा जो मैं बिल गेट्स से भी मिली हूँ, मैंने अपने डोनाल्ड ट्रम्प की डॉटर की भी चीजें देखी हैं। प्लैनेट्स चेंज होते हैं? आपका जो मार्गदर्शक है वो अगर गलत है ना, तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। मांगलिक होना सही है या गलत है? अब लोगों की मैरिजेस मोस्टली लव मैरिजेस होती हैं। और जैसे राहु केतु से बहुत डरते हैं लोग। में राहु केतु और शनि ना हो तो लोगों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। वैसे बोलते 7th हाउस में अगर केतु है तो वो डिटैच करता है। तो ऐसे तो इंडिया में 25 to 30% है, सबके डाइवोर्स हो जाने चाहिए। तो जैसे अब अगला साल आने वाला है, तो उसको कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है? ये साल जो मेष और सिंह राशि के लोग होंगे उनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा। पंडित जी जो बताते हैं तो उस पे नाम नहीं रखना चाहिए, और रखा भी है तो बताना नहीं चाहिए। प्राय लोग फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, तो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशियां बनाने लगे हैं। किसी ने कहा था कि परछाई देख कर भी कुंडली बन जाती है। इज इट पॉसिबल? क्या 1 नंबर ऐसा जरूरी है, और क्या ये हाथ में है कि मतलब उसी दिन पैदा हो? पे हम किसी के जन्म और मृत्यु पे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला साल देश के लिए कैसा रहेगा? बहुत सारी सचित्र घटनाएं हो सकती हैं। जय माता दी। आज के जो हमारी गेस्ट हैं उनको आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी, क्योंकि उनकी रील्स मिलियंस में वायरल होती हैं। मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर लतिका शर्मा जी की। इन्होंने क्लाइंट्स, तो अगर मैं कहूँ तो इनके अंबानी, आप जिनका नाम सोचे, सब इनके क्लाइंट्स रहे हैं। लेकिन मैं इनके साथ पॉडकास्ट करना चाहती थी ताकि मेरी ऑडियंस सीख सके कि एक कुंडली को देखा कैसे जाए, कौन से प्लैनेट का क्या मतलब है, कौन सा घर का क्या मतलब है। तो इस पॉडकास्ट में हमने एक कुंडली भी शेयर की है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी कुंडली खोलकर बैठें और आपको बहुत कुछ पता चलेगा। इवन इस पॉडकास्ट में हमने 26 की प्रेडिक्शंस भी की हैं, तो वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट इनके साथ। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपको कभी किसी ने बोला है कि, क्योंकि आपके बाल, मैंने से हम पहले ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपके बाल, आपके फेस पे जो नूर है, कि माँ का आशीर्वाद क्लियर कट दिखता है? हाँ जी, एक्चुअली मैं ना देवी पंथ को ही बिलोंग करती हूँ। जी। मतलब मेरे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारी कुल देवी भी देवी ही है। जी। तो कहीं न कहीं मैंने बचपन से उनकी साधना की है, बचपन से उनके ही महिमा की है, उनके ही गुणगान गाए हैं। तो क्वालिटीज़ आप जिसको भी मानते हो, एग्ज़ाम्पल आप भी देवी माँ को मानती हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो क्वालिटी है, वो फेस से आप बता सकते हो। जिस इंसान को कपड़े ओढ़ने पहनने का बहुत शौक होता है, वो कृष्ण की तरह नटखट होते हैं। उनका एक नेचर रहता है, कोई भी कह देगा कि हाँ, आप कृष्ण के अनुयायी हो, या आपने जितने भी कृष्ण के पंथक देखे होंगे, उनको तरह-तरह के कपड़ों का, तरह-तरह के भोजन का शौक होता है, तभी उनको 56 भोग लगते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे राम जी वाले, तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बहुत ही सीधे, बहुत ही सात्विक, जो उनके लोग होंगे वो बहुत ही सीधे होंगे, और अपने घर में हमेशा वो सबसे बड़े ही होंगे। मोस्टली मैंने देखे हैं जो अपने घर के बड़े होते हैं, अग्रज होते हैं, उनके तरह क्वालिटी होती है कि वो राम के अनुयायी होते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, जो लाइफ में बहुत कम टाइम पे ग्रोथ कर लेती हैं, या मैं बोलूँगी कि जिनके अंदर वो पावर होती है, वो मोस्टली देवी के ही साधना करती हैं। तो देवी की शक्ति वाले लोग अलग से ही प्रकट होते हैं। मैंने एक चीज देखी है, मतलब पता नहीं क्यों ये हो रहा है, बल्कि जैसे कंगना है, हाँ। उनके कर्ली हेयर हैं, आपके हैं, मेरे हैं, मेरी मदर के हैं। और ऐसा नहीं है कि एक टाइम के बाद हुए हैं, क्योंकि जैसे मेरे पॉडकास्ट पे उदित अरोड़ा आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरे एक टाइम के बाद हुए जब मैंने देवी की भक्ति स्टार्ट की। बट जैसे मेरे तो बाय बर्थ है, आपके भी बाय बाय बर्थ बर्थ है, है। उनके भी बाय बर्थ बर्थ है। है। और हमें प्यार भी है अपने बालों से हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। ज़्यादा। तो ये शायद कहीं ना कहीं पहले से ही डिसाइडेड होता है कि देवी का आशीर्वाद है इस बच्चे पे। हाँ, उनकी कुंडली में ही देखा जाता है। अगर हम किसी की कुंडली देखते हैं और उनके 5th हाउस में जो कनेक्शन होता है जिस राशि का, वो देवीय राशि का होता है, तो वो कहीं न कहीं न चाहकर भी उनकी पर्सनैलिटी वो दिखने लगती है। एंड वीनस इनका कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। जिनका भी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनके बाल कर्ली ही होते हैं। 99% मैंने लोगों का देखा है। लोग कहते हैं कि मैम हमारा वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हमारे बाल कर्ली नहीं है, तो ऐसा क्यों? तो मैं बोलती हूँ तुम लोग वो एक्सेप्शनल केस में आते हो, 0.1% वाले। बट 99% जिनके ऊपर देवी की कृपा होती है, जो देवी के अनुयायी होते हैं, जिनका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है, उनको आप उनकी कुंडली को देख के बता सकते हो कि हाँ, इसके बाल कर्ली होंगे, चाहे वो कितनी भी रिबॉन्डिंग करा लें। और एक और चीज है, जिनके होते हैं कर्ली बाल, उनका एक तो ब्लंट बहुत होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत होते जो हैं। बोलना है मुंह पर बोलना है, डर नहीं होता है। और थोड़ा सा ना, जिसे कह सकते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ,
ये चीज मैंने कर्ली हेयर्स वालों में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज की है। एंड दे लव देयर फैमिली टू मच। उनके साथ एक ये रहता है कि अगर आपको हमारी फैमिली के बारे में कोई बात कहेगा या कुछ भी कहेगा तो आपको पहले इनसे भिड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल कंगना का ही है। कंगना इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर उसकी फैमिली पे बात आती है तो वो किसी की नहीं सुनती है। मैं अपने आप को भी इसमें काउंट करूंगी कि जहाँ मेरी फैमिली की बात आएगी मैं किसी की भी सगी नहीं बनती हूँ। और मुझे आपका नेचर अभी मैंने कुंडली देखूंगी तो मुझे पता पड़ेगा, बट आपके में भी कहीं ना कहीं बात होगी। आपका तो नाम ही ममता है, तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं आपने माँ वाली इनबिल्ट रखी ही अपने साथ है। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप लॉ कर रहे थे, तो लॉ से एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए आप? एस्ट्रोलॉजी मेरे जेनेटिक है। मतलब मैं बचपन से ऐसे परिवार में पैदा हुई, मैं बचपन से ऐसी जगह पली बढ़ी हूँ, मंदिर वाले घर में रही हूँ, तो मैंने आरती अरदास संगत ये सारी लोग बचपन से ही देखा हुआ है। तो न चाहकर भी मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था। एंड जैसे लोगों के घरों में इधर उधर की बातें होती हैं, बिजनेस की बातें होती हैं, मेरे घर में भगवानों की बातें होती थी। मेरी मदर 3:30 उठ जाती हैं, मेरे घर के बड़े सुबह तक 5 साढ़े 5 बजे तक हमारे मंदिर के सेवा कार्य हो जाते हैं, और बिना भगवान को सुखासन किए, बिना भगवान को सुलाए हमारे यहाँ सोते नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्शन ही अलग था। तो वो जब कनेक्शन हुआ तो एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया था कि मैं बहुत डाउन फील कर रही थी। उस समय मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की। देन आई रियलाइज कि मेरा वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से टाइम चल रहा है। एंड मैंने इंस्टा पे पेज बनाया या अपने काम को बढ़ावा किया, बट मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया कि मैं इस चीज में जा रही हूँ। क्या मेरे डैड को जब मैं पूरी फेमस हो गई, हालांकि ही इज अ वेरी नोन एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया, ही इज अ वेरी नोन सेंट, जब लोगों ने उनको बताया कि आपकी बेटी इंस्टाग्राम में, तब उनको पता पड़ा कि मेरी बेटी भी ये काम करती है। तो वो कहीं ना कहीं कुंडली में ही सारी चीजें थी, या बोलूंगी वो संयोग ऐसा बना कि भगवान ने चाहा कि अब मेरे ही लाइन में आ जाओ, अब लॉ तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी में आ गई। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। तो ये आपने सीखी थी कि मतलब एक कह सकते हैं कि आप ज्ञान पहले से लेकर आए थे? मेरी कुंडली में वाक सिद्धि है, सेकंड हाउस मेरा बहुत स्ट्रांग है। कहते हैं वाक सिद्धि उनको होती है जो कुछ भी बोलते हैं वो चीज सत्य हो जाती है। तो जेनेटिक भी आप ले सकते हो कि साधना में जब कोई इंसान रहता है तो कहते हैं इसके मुंह पे सरस्वती बैठी है, ये प्लस पॉइंट है। सेकंड, मैंने इसमें बहुत सारे कोर्सेज वगैरह भी किए हैं। तो एक दुनिया में यही होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। इंसान हर चीज का प्रूफ और वैलिडेशन मांगता है, तो उसके लिए डिग्रीज लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने दोनों चीजों को बैलेंस करके रखा है। जैसे आपने सेकंड हाउस की बात की, तो ऑडियंस को समझाने के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी हॉरोस्कोप खोलकर बैठ जाइए, अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाइए। आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ आएगा कि हाउस क्या होता है, कौन सा प्लैनेट का क्या मतलब है। काफी कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो जैसे स्क्रीन पर हॉरोस्कोप दिख रही है, कुंडली दिख रही है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो बने हुए हैं कैसे काउंट किया जाता है, कौन सा घर स्टार्ट कहाँ से होता है, काउंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो अभी एग्जाम्पल हमने जिनकी कुंडली खोली है, जैसे रैंडम कुंडली है, ये जो लग्न है जेमिनाई लग्न है, ठीक है। थर्ड राशि जेमिनाई होती है, जेमिनाई लग्न है। और जहाँ पे थर्ड नंबर लिखा है दैट इज अ फर्स्ट हाउस। जो मिडिल हाउस होता है उसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ फर्स्ट हाउस है वो पूर्णतः खाली है, उधर कोई भी ग्रह नहीं बैठा। बट फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप, आपका परिवार, आपकी दादी, रिलेशनशिप में वो दादी को रिप्रेजेंट करता है। जिनके फर्स्ट हाउस में अगर मान लीजिए सूर्य बैठा है, तो ये अपनी दादी से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी भी वैसी रहती है। इनका थर्ड हाउस मैं बोलूंगी खाली है, बट ये मल्टीपल काम कर सकते हैं।
ठीक है, इनका जो फर्स्ट हाउस है उसमें कोई भी प्लैनेट नहीं है, बट इनकी अगर मैं जो फर्स्ट इनका स्वामी है वो बुध होगा और बुध इनका बैठा है थर्ड हाउस में, तो ये मल्टीपल कार्य करने वाले पर्सन होंगे और दूसरों के लिए काम करने वाले पर्सन होंगे। सोशल सर्विस में दूसरों के लिए करने के लिए, किसी को इनकी हेल्प चाहिए तो ये हमेशा आगे रहेंगे। अगर आप पर्सनली इनको जानती है तो आप इनसे रिलेट कर पाएंगी कि क्या ये पर्सन ऐसे है कि नहीं है। ठीक है, अब जहाँ पे 4 नंबर लिखा है दैट इज द सेकेंड हाउस, दैट इज अ वाणी हाउस। तो सेकेंड हाउस जो होता है वो समूह का हाउस होता है, आपके शब्दों का समूह, आपके पैसे का समूह, आपके परिवार का समूह, और कोई भी समूह को सेकेंड हाउस में काउंट करते हैं। अब मैं अगर पूरी कुंडली देखूं तो जो चीज मुझे सबसे अच्छी इस कुंडली में लगी कि इनका सेकेंड हाउस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पे जुपिटर आके बैठ गए हैं, और जुपिटर ऐसे देवता है, ऐसा ग्रह है कि जहां पे भी बैठता है उस जगह को भारी कर देता है, और यह उच्च का है बैठा है। अगर आप देखोगे तो आपको एक साइन भी दिख रहा है अप, दैट इज उच्च का। जुपिटर इनका उच्च का है और बैठा है केतु के साथ। केतु इज स्पिरिचुअलिटी, एंड जुपिटर जो है वो देवताओं के भी गुरु हैं। तो जब ये दोनों साथ में आते हैं ना, तो ये जो भी पर्सन जो भी बात बोलेगा या जिस भी काम में ये किसी के साथ सपोर्ट करेगा अपनी फैमिली में किसी को, उस पर्सन की ग्रोथ अच्छी है। और कहते हैं जुपिटर और केतु वाले का आशीर्वाद लगता ही लगता है। अगर जुपिटर केतु आपकी कुंडली में साथ में बैठ गए तो आप इनके साथ कभी भी पंगा मत लीजिए। अगर इनके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया तो वो दिक्कत है, और अगर इनके मुंह से आशीर्वाद निकल गया तो आपकी बरकत ही बरकत है। जैसे केतु में स्टार बना हुआ है, वक्री है, हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं देखूं ये वक्री है, मोस्टली जो राहु केतु होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं, उनके वक्रीय होने से कोई भी नकारात्मक प्रभाव उस लेवल का पड़ता नहीं है जिस लेवल पे लोगों ने राहु केतु का डर बनाया है। मेरे फादर हमेशा कहते हैं इस दुनिया में 3 ग्रह ना हो, शनि राहु केतु, तो लोगों की दुकानें बंद हो जाएं, क्योंकि इससे लोग डराते हैं। मैटर करता है ये बैठा किसके साथ है और कौन से हाउस में बैठा है। अगर यही मैं बोलूं, यही केतु अगर इनके 11वें घर में बैठा होता और सूर्य के साथ बैठा होता तो मैं कहती कि हाँ, यहाँ पर ग्रहण का योग बनता है, परंतु ये जुपिटर के साथ बैठा है, ये इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। नेक्स्ट हम आते हैं जहां पे थर्ड हाउस है मरकरी। ठीक है, वहां पे 5वां नंबर राशि लिखी है, सूर्य की राशि है, एंड मरकरी खुद बैठा है। तो ये अपने भाई बहनों को बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये खुद के घर में ही बैठा है, ये यहाँ का ही राजा है। तो अगर आप अपने घर में ही आके बैठे हो तो आपको पता है कि किस तरीके से चीजें करनी है, आपको क्या लाइफ में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपका माइंडसेट, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अगर ये इंट्यूटिवली किसी को कह देंगे ना कि इस इंसान के साथ अच्छा होगा, तो उस इंसान के साथ न चाहकर भी शिव भी आकर अच्छा करेंगे कि इसने कहा है, क्योंकि इसकी कुंडली में ये योग है। तो इनका मरकरी बहुत स्ट्रांग है, और ये भाई बहनों का भी घर होता है। तो थर्ड हाउस होता है, उसको हम भाई बहनों का भी घर बोलते हैं। अगर इस घर में अगर एग्जाम्पल आपका केतु हो गया तो वो इंसान अपनी फैमिली से डिटैच होने लगता है। परंतु इन लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि अपनी वाणी की वजह से अपने भाई बहनों को हर्ट न करें। इनके लिए मैं कह रही हूँ कि अपनी वाणी की वजह से अगर इन्होंने हर्ट किया तो दिक्कत आएगी ही आएगी इनकी लाइफ में, और इनकी लाइफ का वेल्थ भी इनके भाई बहनों की वजह से होगी ही होगी। एक प्लस पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। फोर्थ हाउस होता है प्रॉपर्टी का, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। प्रॉपर्टी का, आपकी मदर का, आपके होम का। यहाँ पे इनका सन बैठा है वीनस के साथ, बट अगर मैं वीनस देखूं तो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अब अगर हमें फोर्थ हाउस को स्ट्रांग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको मदर की सेवा करनी चाहिए, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए, बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, ब्लंटली चीजों को नहीं बोलना चाहिए। तो ये इनके लिए फेवरेबल होगा ही होगा। अगर इसी की जगह हम मून हो जाता तो इनकी पर्सनालिटी मदर वाली हो जाती, कि सबको उसी तरीके से देखते, एक ही तराजू में तोलते कि सब इनके बच्चे हैं। बट अगर इस पर्सन को लाइफ में ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना है, तो ये प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। इस प्लेसमेंट में मैं कमी नहीं बोलूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ हाउस, जहाँ पे 7 लिखा है। ठीक है, ये तुला राशि बैठी हुई है इनके यहाँ पे। तो वीनस अगर देखूं तो इनका आके बैठा है फोर्थ हाउस में। तो अगर इनकी कुंडली में मैं देखूं तो एजुकेशन इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, अपने लैंड के आसपास ही इनकी एजुकेशन है। पर माइनस पॉइंट इनके साथ ये आता है कि ये जिससे भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं वो इनको छोड़ देगा। ये जिससे भी अटैच होंगे बहुत ज्यादा, सामने वाला पर्सन इनको छोड़ देगा, जिसकी वजह से इनके लाइफ में दिक्कत आएगी ही आएगी। और एक और अच्छी चीज है इनकी कुंडली में, अगर मैं देखूं फिफ्थ हाउस में, तो यह ज्ञान बांटने में एक नंबर होंगे। हर किसी को ज्ञान देंगे, पर ये खुद पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है इनका। अब हम आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस को बोलते हैं आपके रोगों का भी घर,
आपके हेल्थ की मोस्टली चीजें आपके 6th हाउस से देखी जाती हैं। जिनके भी 6th हाउस में मैं कहती हूँ जुपिटर आके बैठ गया, तो वो अपने दुश्मनों पे हमेशा हावी रहेंगे, उनको छोटे मोटे रोग लगे रहेंगे, बट वो कभी इतने नेगेटिव नहीं होंगे। इनका यहाँ पे घर खाली है और वह मंगल का है, और मंगल की राशि इनके 12वें घर में बैठी है। तो ये घर से जब भी दूर जाएंगे तो पानी की वजह से इनके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये आप किसी की कुंडली देख के बता सकते हैं कि आपके जो घर का पानी है, आपके नियर अराउंड का पानी है, वो पानी आप अपने साथ रखें तो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद 7th हाउस होता है, सबको पता है, ये इंस्टा ने बहुत ज्यादा पॉपुलर करके रखा है कि ये आपके पार्टनर का घर होता है। तो 7th हाउस में इनकी राशि जो बैठी है दैट इज जुपिटर की राशि। जुपिटर इनका उच्च का है, और जो मेन प्लैनेट बैठा है दैट इज सैटर्न। तो अगर मैं इनकी कुंडली देखूं तो सैटर्न, लोग यूजुअली बोलते हैं कि 7th हाउस में डाइवोर्स कराता है, पर ऐसा नहीं है, इनके में डाइवोर्स योग नहीं है। पर डोमिनेटिंग होगा इनका पार्टनर, पजेसिव होगा, बट इंट्यूटिव भी होगा और नॉलेजेबल भी बहुत होगा, क्योंकि जुपिटर की राशि और जुपिटर इनका उच्च का बैठा हुआ है। पर अगर ये उसको सुनेंगे तो बिल्कुल भी ब्लाइंडली ना सुने, कहीं कहीं अपना दिमाग भी लगाएं, क्योंकि आगे पीछे इनको जिस लाइन में जाना है या जो भी इनके गोल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। नेक्स्ट होता है 8th हाउस, जहाँ पे 10वीं राशि बैठी है, वहां पे मून एंड राहु है। तो ये होता है इंट्यूशन का हाउस, ये होता है आपके ससुराल का हाउस। तो अगर मैं इनका देखूं तो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पर यहाँ पे मून बैठा है तो इनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट होगा, भूत प्रेत देखने में, भूत प्रेतों की बातें करने में, बेसिकली। अकल्ट, नॉट कंप्लीटली अकल्ट, बट वहां पे राहु बैठा है। अगर मून अकेला होता तो मैं अकल्ट बोलती, बट राहु बैठा है तो वो नेगेटिव की तरफ भी ले जाता है। और भ्रम, इनका भ्रम बहुत हाई लेवल पे रहेगा, बहुत पीक पे रहेगा। का 8वें घर और 9वें घर का कनेक्शन भी है राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि मकर और एक्वेरियस की होती है शनि, एंड इनका यहाँ पे कनेक्शन भी है, मिलके इनके 7वें घर से बनता है। तो अगर मैं इनकी ओवरऑल कुंडली देखूं तो इनका लक इनकी वाइफ के थ्रू भी है, इनका लक इनके ससुराल के थ्रू भी है, और इनका लक कहीं ना कहीं अकल्ट के थ्रू, या आप मैं बोलूँ स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी है। तो ये जीवन में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बहुत ग्रोथ करेंगे और अपरंपार करेंगे, जिसको कोई रोक नहीं सकता। पर इनको शिव की साधना जरूर करनी चाहिए, शिव का इनके ऊपर विशेष कृपा है। अब मैं देखूंगी 10th हाउस, करियर हाउस। तो इनका करियर हाउस कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की तरफ इनको भेजता है। इनका पॉलिटिक्स बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जुपिटर केतु की वाक सिद्धि है यहाँ पर 2nd हाउस में, और इनका जो 10th हाउस है उसका कनेक्शन 2nd हाउस में है। तो ये किसी भी चीज में बिजनेस करेंगे, मोस्टली मैं पॉलिटिक्स इनको बोलूंगी, क्योंकि गुरु बनने की ताकत है, और आजकल गुरु वही बन रहा है जिसको पॉलिटिक्स आ रही है। तो उस तरीके से ये लाइफ में बहुत ग्रोथ करेंगे। 11वां घर होता है आपके भाग्य का, वहां की इनकी मंगल की राशि बैठी है, और अगर मैं बोलूं मंगल का कनेक्शन इनके 12वें घर पे है, और अगर इसको कॉम्बिनेशन को मैं देखती हूँ तो इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि कह दिया ना बस कह दिया। इनका नेचर कहीं ना कहीं ऐसा है, और ये जिसके साथ भी खड़े हो जाएंगे उसका भाग्य जागृत कर देंगे। लास्ट मांगलिक है, हाई मंगल दोष है, 12वें घर में मंगल बैठा है। पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में हम मंगल दोष मानते हैं। तो अगर मैं इनका मंगल देखती हूँ तो इतना ज्यादा इनका मंगल का प्रभाव है कि बोलने में कभी कभी ब्लंट की वजह से ये रिलेशनशिप अपने खराब कर लेते हैं। और 12वें घर का मंगल आपकी मैरिड लाइफ को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता ही करता है। तो कहीं ना कहीं सोच समझ के अगर ये अपनी फैमिली को, अपनी ग्रोथ को, अपनी चीजों को करेंगे। और जेमिनाई लग्न की कुंडली है तो मंकी माइंड होता है इनका, ये एक जगह नहीं बैठ सकते। इनको ये बिजनेस भी करना है, ये बिजनेस भी करना है, अलग अलग जगहों पे जाना है, अलग अलग लोगों से मिलना है, और उन्हीं में इनकी ग्रोथ होती है। आप इनको बांध के नहीं बिठा सकते, ये इनके साथ एक सबसे प्लस पॉइंट होता ही होता है। तो आपको अब 12 घर समझ आ गए। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि जैसे आपने लग्न देखी, चंद्र कुंडली भी देखते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? अगर हम किसी की चंद्र कुंडली देखते हैं तो आपका जो चंद्र कुंडली होती है वह तब इम्प्लीमेंट होती है, जैसे एग्जांपल नवमांश आपकी शादी के बाद एक्टिव होती है। कुछ जगह कहा जाता है चंद्र आपकी संतान के बाद होती है, कुछ लोग करियर के लिए मानते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप ज्योतिष कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग चंद्र कुंडली को देखा जाता है। और अगर जैसे इनको बिजनेस करना हो तो कौन सा बिजनेस इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा? वैसे बोलने से रिलेटेड कोई बिजनेस, क्योंकि इनका 2nd और 10th हाउस आपस में कनेक्टेड है। आपके वाणी का घर और आपका जब क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन कनेक्टेड हो जाता है ना, तो वाणी के घर में इनका जुपिटर और केतु बैठा है, तो बोलने से रिलेटेड ही आप जो भी काम करेंगे इनको फलेगा। और जैसे कुंडली देखकर आप ये बता सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या किस चीज का बिजनेस नहीं करना चाहिए? लोहे का बिजनेस इनको नहीं करना चाहिए, ओके। लोहे का बिजनेस इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है।
बट डिपेंड करता है कि अगर ये किसी के नाम पे पार्टनरशिप में करते हैं तो 70-30 के रेशियो में ही कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और कुंडली कोई भी चीज पे पूरी तरीके से नॉट नहीं लगाती, एस्ट्रोलॉजी को समझ के उस चीज में आगे बढ़ा जाता है। ये सुपरस्टिशियस करके आप नहीं बढ़ सकते। अगर आप इसको समझोगे तो आज आप अंबानी भी बन जाओगे, और अगर आप नहीं समझोगे तो आप इन्हीं उपायों में, इन्हीं चक्करों में, इन्हीं स्विच कोड्स में, स्विच वर्ड्स में पड़े रहोगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगी, काफी लोग देख रहे होंगे, जैसे अगर हम देखें मार्च पे देखें तो वहाँ पे 17 लिखा हुआ है, इसका क्या नंबर होता है? बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं। जब भी आपकी कुंडली की डिग्रीज के ऊपर होती है कि आपकी जैसे एग्जांपल, ये बहुत डेप्थ एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है, मार्स के ऊपर 17 है तो उसकी डिग्री 17 है, तो उस समय उसकी एक्टिवनेस कितनी है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि यंग जो होता है प्लैनेट वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, जब प्लैनेट की एज हो जाती है उस तरीके के रिजल्ट नहीं आते। बट इनका अगर मैं प्लैनेट देखूं तो दैट इज यंग, ठीक है, डिग्री ज्यादा है बट वो यंग है क्योंकि घर उसका ऐसा है, तो इनको वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट दे सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप कमेंट्स में डालिएगा, हम दोबारा जब पॉडकास्ट करेंगे तो जरूर उन पॉइंट्स को, कमेंट्स को देखेंगे। जैसे आपने ये देखी, तो आप मुझे बताना चाहेंगे, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने अंबानी की देखी हुई है, तो मुकेश अंबानी की कुंडली आपने देखी, तो उसमें आपको ऐसा क्या लगा जो दुनिया भर में किसी कुंडली में आपने नहीं देखा होगा? देखिए, हर किसी की कुंडली अपने में यूनिक रहती है। ऐसे मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज की बहुतों की कुंडलियां देखी हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअल किसी पर्सनालिटी की बात करूं तो उनकी कुंडली में कुछ जगह पे कुछ ऐसी युतियां हैं, कुछ ऐसे कंजंक्शन है जिसकी वजह से उनको एक सर्टेन टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस होता ही होता है। बट मैं बार बार सेम चीज ये बोल रही हूँ कि आपके माइंड का गेम होता है, उसको अगर आपने समझ लिया, आपने कुंडली देखना समझ लिया, आपको पता पड़ गया कि ये टाइम आपका प्रॉफिट है, ये टाइम आपका लॉस में है, आपको ये चीज फलेगी, आपको ये चीज नहीं फलेगी, तो आप उस तरीके से लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन लोगों का रहता है कि अंधविश्वास के चक्कर में ये उपाय, वो उपाय, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आप इतने दिन यहाँ चले जाओ, इतने दिन वहां चले जाओ, इन्हीं चक्करों में बंध के वो लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और जितने भी फेमस लोग हैं, एग्जाम्पल मैं बिल गेट्स से भी मिली हूँ, मैंने अपने डोनाल्ड ट्रम्प की डॉटर की भी चीजें देखी हैं, मैंने टिम कुक का भी देखा है, तो मैंने एक चीज इन सब में ऑब्जर्व की है कि ये लोग जैसे हर कुंडली की बुक में लास्ट में लिखा रहता है कर्म ही प्रधान है, ये कर्म को मानते हैं, उसी के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करते हैं, ना कि स्पिरिचुअलिटी के लिए कर्मों पे जाते हैं। आजकल इंडिया में क्या हो रहा है कि हम सब ये उपाय, वो उपाय, उपाय आपकी कुंडली के अनुसार ही करने चाहिए। कोई भी रैंडम चीज से आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपकी कुंडली में वो चीज प्रॉफिटेबल है तो तभी आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। अगर आपको वहां पे वो नहीं लग रहा तो आपके जीवन में वो तरक्की, आप कितने भी उपाय कर ले, वो चीज आपको नहीं फलेगी। तभी कहते हैं कर्म ही प्रधान है। तो अगर कर्म अच्छे कर रहे हैं तो क्या हॉरोस्कोप में, जैसे हम देखते हैं, आप कुंडली देखते हो, प्लैनेट्स चेंज होते हैं कर्मों के, अगर मतलब कर्मों की बात की जाए तो? मेरे फादर कहते हैं जीवन 4 चीजों से चलता है, कर्म, किस्मत, आशीर्वाद और भगवान। 25-25-25-25% की लाइफ रहती है। कर्म जो हम कर रहे हैं, किस्मत जो हमारी कुंडली है, जो हमारे पिछले जन्म के कर्म थे, इस जन्म में हमारी कुंडली बन गए, दैट इज योर किस्मत। तो लोग कहते हैं ना हमारे कर्म कहाँ गए, वो हमारी किस्मत अगले जन्म में हमारे सामने आएगी, दैट इज योर कुंडली। उसके बाद मैं बोलूंगी आशीर्वाद। आप बड़ों बुजुर्गों की सेवा करो, किसी की कुंडली में होता है बेजुबानों की सेवा करो, इनकी पुकार सीधे मालिक तक होती है। हम रोएंगे दुनिया सुनेगी, लेकिन अगर वो रोएगा तो सीधे भगवान सुनेगा। तो उनको, कुछ लोगों की कुंडली में होता है कि इनको हर्ट मत करो, वर्जित है, अगर इन्होंने हर्ट किया तो ये अपनी डिग्रेड कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो थर्ड होता है आशीर्वाद, जो बड़ों का, आपके अपनों का, किसी की मदद करने का आपको मिलता है। लास्ट होता है 25% सब भगवान पे छोड़ दो। एक बार डॉक्टर भी कहता है कि सब चीजें भगवान पे छोड़ दो। तो इन चारों चीजों को आप जब मर्ज करोगे ना, तभी आपकी लाइफ आगे ग्रोथ करेगी। कुछ आजकल की क्या होता है, मैंने इतने इंस्टाग्राम पे लोगों को देखे हैं, वो सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं, ये करो तो ये होगा, आप अपनी वाइफ को ये गिफ्ट करो तो आपको ये मिलेगा। आप कर्म कर रहे हो उसको खुश करने के लिए, आप अपने प्लैनेट्स को खुश करने के लिए करोगे ना, तो आपको चाह कर भी वो चीज नहीं मिलेगी। आपका जो मार्गदर्शक है वो अगर गलत है ना, तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। और ये मांगलिक कितना इफेक्ट करता है? जैसे आपने इनका बताया कि इनका 12th हाउस में मंगल है, तो मांगलिक होना सही है या गलत है? क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को डर है इस चीज का कि मैं मांगलिक हूँ। मेरे पास ऐसे आते हैं केसेस, मैं मांगलिक हूँ, मेरे घर वाले तो मुझे अलग ही नजर से देख रहे हैं, बोल रहे तुम्हारी तो शादी लेट होगी, या तुम्हारी शादी होगी तो टिकेगी नहीं। अगर मैं मांगलिक का बोलूं तो मांगलिक के अंदर एक पॉइंट होता है, इनकी जो डिजायर्स होती है, इनकी जो एनर्जी होती है, मंगल इज व्हाट, मंगल इज सेनापति। आपकी कुंडली में जो सेनापति होता है वो मंगल होता है, और वो जिस घर को डोमिनेट करता है, एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस को डोमिनेट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी, 7th हाउस आपका पार्टनर, तो ये कहीं ना कहीं मंगल के जो हाउसेस होते हैं वहां से आपका नेचर पता होता है।
मंगल का जो पर्सन होता है अग्रेसिव होता है, ना चाहकर भी उसके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, हाई एनर्जेटिक होता है, हर चीज को पाने की चाहत बहुत जल्दी होती है। और आप हाई एनर्जी वाले को हर कोई नहीं संभाल सकता। आप बोलोगे कि आप किसी एनर्जेटिक पर्सन के साथ हो, आपने देखा होगा कुछ लोगों की मॉर्निंग जब होती है ना, तो वो मॉर्निंग से ही एक्टिव होते हैं, उनको मॉर्निंग से ही सारी चीजें बिल्कुल टिप टॉप फर्स्ट क्लास चाहिए, 2 मिनट में उठेंगे, अपना रेडी होंगे, चले जाएंगे। मोस्टली दोज पीपल आर मांगलिक। और जो लेजी रहेंगे, बहुत ज्यादा धीरे धीरे स्लोली काम कर रहे हैं, उनका शनि प्रधान होता है। ये चीज आप कुंडली से बता सकते हो। तो मांगलिक आजकल के टाइम पे हर इंसान अपने आप में शेर है, हर इंसान एक दूसरे का नेचर समझने लगा है। तो मांगलिक और नॉन मांगलिक की कुछ उपायों के बाद शादी हो सकती है। डिपेंड करता है सामने वाला उसकी एनर्जी को कितना ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है और किस तरीके से उसके साथ बिहेव कर सकता है, उसके नेचर को समझ सकता है, उसकी पर्सनालिटी को समझ सकता है। अब लोगों की मैरिजेस मोस्टली लव मैरिजेस होती है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं कि मैम मैं मांगलिक हूँ, मेरा पार्टनर मांगलिक नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ की कुंडली में वो चीजें पॉसिबल होती है, तो हम कहते हैं आप कर लो। जिनके में हमें डाइवोर्स के योग दिखते हैं कि इसकी एनर्जी सच में बहुत ज्यादा हाई है, तो हम उनको मना कर देते हैं। तो यानी कि मांगलिक की अगर शादी करनी है तो दिखाओ पहले, ऐसा हाँ, डरना नहीं है। हाँ, डरना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी डर का धंधा है ही नहीं, बट वो लोगों ने बना दिया है। एस्ट्रोलॉजी को अगर आप समझ के चलोगे ना, तो आप किसी भी पर्सन के साथ इक्वालिटी में कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस भी कर सकते हो, आप उसके साथ शादी भी कर सकते हो। बट एक बार उसके चार्ट को समझ लो कि पर्सनल की पर्सनालिटी रियल में कैसी है। कुछ लोगों का नेचर रहता है, आप देखते होगे कि बात बात पर झूठ बोलते हैं, बट किसी के भले के लिए बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका मरकरी इंपैक्ट होता है। बट सामने वाला हर कोई नहीं समझ पाता, तो जब कुंडली मिलाते हैं तो हम उनको बता देते हैं इसका नेचर ऐसा रहेगा, मे भी तुमसे चीजें हाइड करे, मे भी तुम्हारे साथ ऐसा करे, तो उसको समझ के लेना। तो जो समझ के लेने वाले होते हैं वो समझ लेते हैं, और जिनको समझ में नहीं आता वो डाइवोर्स तक बात भी पहुंचा देते हैं। तो जैसे राहु केतु से बहुत डरते हैं लोग, शनि का तो ऑब्वियसली सब डरते ही डरते हैं। अगर शनि आपने बोल दिया तो वो हो जाते, कॉन्शियस हो जाते कि अब पता नहीं क्या ही होगा। बट राहु केतु से भी बहुत डरते हैं लोग। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, शनि जो है वो घर के बड़े बुजुर्ग है। शनि जो प्लैनेट है, आपने सुना होगा, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो वो आपकी इतनी परीक्षाएं लेते हैं, इतनी परीक्षाएं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी होती है। घर के हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हर बात पे ये बताते हैं कि ऐसा मत करो, मैंने दुनिया देखी है, इस हिसाब से ये चीजें होंगी, ऐसा मत करो क्योंकि मुझे पता है। तो शनि उस तरीके से एग्जाम्स लेते हैं, और जब शनि देने पे आते हैं ना, तो अपनी प्रॉपर्टी भी अपने बड़े बुजुर्ग हमारे ही नाम करके जाते हैं। तो शनि देते भी इसी तरीके से है। अब मैंने अभी पहले भी बोला पॉडकास्ट में, राहु केतु और शनि ना हो तो लोगों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी। लोग सिर्फ इन्हीं का डर मनाते हैं कि राहु की, बट व्हाट इज राहु, पहले राहु को समझिए। राहु इज इल्यूजन, फर्स्ट थिंग। राहु कहीं पे भी बैठता है उस चीज को एक्सपैंड कर देता है। आप जैसे केतु किसी भी चीज को डिटैच करता है, राहु इज ब्रेन, माइंड, वो इतना एक्सपैंड उस चीज को कर देगा, उस चीज को इतने लेवल पे बढ़ा देगा। तो उसका अगर आप पॉजिटिव भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो। एग्जाम्पल, जिनके फर्स्ट हाउस में राहु होता है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जब भी उनकी राहु की दशा आने वाली होती है, कोई भी टाइम ऐसा होता है, और वो देवी से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ में फेम और नेम उनकी पर्सनैलिटी के थ्रू आता ही आता है। वो उनको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस के राहु वाले पर्सन का मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उसको लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा आता है। एग्जाम्पल, जिनके 9th हाउस में होगा, वो अपने फादर के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे, बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होंगे, क्योंकि 9th हाउस फादर और भाग्य दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और जब इनकी राहु की दशा आती है तो इनको सडन लक भी मिलता है, सडन ग्रोथ भी मिलता है। तो आप राहु और केतु को अगर आप समझ के चलेंगे तो आप लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। बट अगर आप उनसे डर के सिर्फ उनके उपाय करते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे बोलते हैं कि 7th हाउस में अगर केतु है, जैसे हमने सैटर्न की बात की, आपने इनका बताया था जिनकी हम हॉरोस्कोप देख रहे थे, वैसे बोलते हैं 7th हाउस में अगर केतु है तो वो डिटैच करता है। 7th हाउस के केतु आपको, जो 7th हाउस की, अगर आप उसके उपाय के साथ करते हो, एग्जाम्पल आपका अगर 7th हाउस में केतु है तो फर्स्ट हाउस में आपका राहु भी है, आप देवी को मानते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो आप केतु जब देने पे आता है ना, उसका भी सेम ऐसा रहता है कि वो आपके पार्टनर को भी, 7th हाउस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके पार्टनर को भी स्पिरिचुअलिटी में खींच लेगा। न चाहकर भी आपका पार्टनर ऐसा हो जाएगा कि वो कहेगा तूने ये बात कही है ना, मतलब ये बात सही है, उसको आप पर ट्रस्ट हो जाएगा। तो 7th हाउस का केतु कहीं ना कहीं पार्टनर को उस चीज में, कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी, स्पिरिचुअलिटी में खींच ही लेता है। तो इस चीज को नेगेटिव लेके सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि डिटैच, कुछ लोगों के एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं मेरे पास कि 7th हाउस में केतु है, डाइवोर्स हो जाएगा। तो ऐसे तो इंडिया में 25 to 30% है, सबके डाइवोर्स हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी ही आपकी कुंडली को बताती है, तभी उस चीज को आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो जैसे अब अगला साल आने वाला है, तो उसको कौन सा प्लेनेट रूल कर रहा है? नेक्स्ट ईयर को 1 नंबर रूल कर रहा है। तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ, ये साल जो मेष और सिंह राशि के लोग होंगे उनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा,
बहुत स्ट्रांग रहेगा, ये लोग बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे। एक चीज मैंने अभी भी प्रिडिक्ट कर रही हूँ दोबारा, मैंने एक बार पहले भी ये चीज कही है कि इस अगला साल अंबानीज की फैमिली के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9 का ये साल था, कितनी जल्दी आया, कितनी जल्दी चला गया, हमें पता नहीं पड़ा कब जनवरी शुरू हुआ, आज हम नवंबर में बैठे हैं, बट हमको समझ ही नहीं आया। लोग कहते हैं अभी तो हमारा जनवरी था, अब हमारा क्रिसमस आने वाला है, हमें समझ नहीं आया। एक साल जो अगला साल आएगा 2026, वो जाएगा इतनी फास्ट नहीं, बट वो आपको इतना देकर जाएगा कि आप समेट नहीं पाओगे। क्योंकि एक नंबर किसका होता है? एक नंबर होता है सूर्य का। और सूर्य क्या है? सूर्य अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसको अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि दैट इज अ गिवर। अगर सूर्य ना हो तो अंधेरा हो जाए, अगर सूर्य ना हो तो आप अपने जीवन में दिन छोड़िए, आप सिर्फ रात रात में ही रहेंगे। चंद्रमा को भी रोशनी कौन देता है? सूर्य। तो ये जो अगला साल है वो एक नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मेष और सिंह राशि के लिए ये साल बहुत ही उच्च है। स्कॉर्पियो के लिए भी ये साल 2 दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। अगर मैं बात करूंगी सेकंड राशि की, तो इन लोगों को, जो टॉरस वाले लोग हैं, इनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए नेक्स्ट ईयर। क्योंकि इनके साथ एक माइनस पॉइंट ये हो जाएगा कि इमोशंस की वजह से अपने साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें करते ही रहेंगे। रॉन्ग डिसीजंस रिलेशनशिप में या ओवर ट्रस्ट बिजनेस पे, ये इनको नहीं करने चाहिए। थर्ड हम बात करेंगे जेमिनाई की। अगर मैं जेमिनाई के लिए देखूं नेक्स्ट ईयर, तो हाँ, इनके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि बुध आदित्य योग वाला कहीं ना कहीं हिसाब रहेगा। पर इनके साथ एक ये चीज होगी कि पॉलिटिक्स की जैसे चीजें हो गई जेमिनाई लग्न वालों के लिए, जो भी बोलने से रिलेटेड वाली चीजें हो गई, आपकी जेमिनाई राशि है, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि सूर्य को जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। 2026 आपको दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की देगा ही देगा। अगर मैं नेक्स्ट राशि की बात करूं, कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए भी ये साल बहुत उच्च का रहेगा। बट इनको इस चीज पे ध्यान देना है कि कन्या राशि वाले जातकों को बहुत ही सोच समझ के अपने हेल्थ रिलेटेड डिसीजन लेने हैं। योगा वगैरह ये करें तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि की। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि सिंह राशि के लिए यह साल बहुत ही उत्तम है। सूर्य की राशि है, सूर्य का साल है, दिन दोगुनी आप बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। पर ब्लंटली डिसीजन मत लीजिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। आपकी मैरिज में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है। ईगोस्टिक बनना सिंह राशि और मेष राशि के लिए इस साल बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। कह दिया ना, बस कह दिया, ये वाला नेचर बिल्कुल आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मैं वर्गो राशि की बात करूं, तो वर्गो राशि के लिए ओके ओके साल है। बट इनकी जॉब वाले जो भी लोग होंगे, इनको सडन प्रमोशन का अच्छा है जून के बाद। जून तक इनकी चीजें नॉमिनल है, बट उसके बाद इनको प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। तो जून तक हताश मत हो, जून तक आप मेहनत करें, और कर्म का फल तो मीठा ही होता है, सब्र का फल भी मीठा होता है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं बात करूं सेवेंथ राशि, दैट इज लिब्रा, तो लिब्रा होता है वीनस को रूल। तो इन लोगों को अपनी ग्रूमिंग से रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस करना है या कुछ भी काम करना है, नया बिजनेस करना है, अगले साल बिल्कुल स्टार्ट कर दे, आपका बिजनेस अच्छा होगा। बट पार्टनरशिप करनी है नहीं करनी है, उसके लिए किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। अगर मैं स्कॉर्पियो राशि की बात करूं, तो इन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है। मंगल सेनापति है और सूर्य के अधीन होगा, तो इन लोगों के साथ हेल्थ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाई बीपी जैसी चीजें हो सकती हैं। पर अगर ये अपनी हेल्थ का ध्यान देते हुए अपने करियर में फोकस करे, अपनी रिलेशनशिप में फोकस करे, तो इनके लिए साल बहुत अच्छा है। राजा और सेनापति मिलता है तो युद्ध में विजय होती ही होती है। तो स्कॉर्पियो के लिए ये साल बहुत अच्छा है। धनु राशि के लिए ये साल एवरेज है, मैं पहले भी ये कह रही हूँ, बट इस साल से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से कर्म को प्रदान करते हैं, आप गरीबों की सेवा करते हैं, आप देवी कवच पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए भी साल अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। परंतु आपको यह चीज इस साल बहुत ध्यान रखनी है कि जॉब आपकी जाने के चांसेस हैं, बट मई के बाद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करें, ना कि आपकी कौन सी जॉब गई है और उसको लेकर गम न मनाए, वरना पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा। मकर राशि के लिए अगर मैं बोलूँ, तो मकर राशि शनि की राशि है, साल है सूर्य का। तो इन लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत का ही फल इनको मिलेगा। मैंने अभी भी आपको कहा कि शनि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब देने पे आते हैं तो अपरंपार देते हैं। तो यह साल इनका एवरेज रहेगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाएं, पिता को जल चढ़ाएं, वह चीज आपको फलीभूत होगी ही होगी। अगर कुंभ राशि की मैं बात करूं, तो ये भी शनि की राशि है। एंड कुंभ, आपको पता होगा कि कुंभ राशि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। जब भी अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से जो घड़ा निकला था, उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वहां से कुंभ राशि की उत्पत्ति हुई है।
और ये शनि की राशि है, बट जब ये देने पे आती है तो बहुत ज्यादा देती है। कुंभ लग्न वाले लोग जिनके साथ भी खड़े हो जाते हैं उनके साथ बरकत बहुत देते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कुंभ लग्न वाला पर्सन मेहनती बहुत होता है। अगला साल इनसे मेहनत जरूर कराएगा, परंतु इनको आफ्टर नवंबर के बाद ही, एंड ऑफ द ईयर के बाद ही इनको रिजल्ट मिलेगा, जिसमें इनको फेम भी मिल सकता है, पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। साथ ही साथ अगर मैं इनको बोलूं तो इनके नए वेंचर्स और नए बिजनेस की भी स्टार्टअप हो सकता है, इनके लिए अच्छा है। लास्ट हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये साल एवरेज है, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छा है। गुरु की राशि है, इस साल ये बहुत ज्ञानी बनने की कोशिश करेंगे, परंतु अपना ज्ञान वहीं दिखाएं जहां जरूरी है। सबके सामने अगर आप ज्ञान दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मुंह की भी खानी पड़ेगी, इसलिए सोच समझ के कोई भी डिसीजन ले, और कोई भी बात करने के पहले बहुत सोचे, वरना आपके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। मैं एक रील देख रही थी, उसमें दिखाया कि आपको ना हमेशा 3 राशि फॉलो करनी चाहिए। एक तो जो आपकी मतलब हॉरोस्कोप से कुंडली से बन रही है, एक जो लग्न राशि है, जिस जो लग्न है जहाँ पे वो वाली, और दूसरा आपके नाम के हिसाब से। तीनों को फॉलो, तो तीनों में तो फिर अलग-अलग बढ़ जाएगा इंसान। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, आप जितनी भी ज्योतिषीय गणना की चीजें देखते हो वो आप अपने नाम की राशि से देखते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चंद्र राशि। लग्न लग्न अलग होता है, लग्न की राशि आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका जहाँ पे मून बैठा रहता है वह आपकी राशि आपके नाम के हिसाब से होती है, ठीक है। अगर आप उस राशि को मानते हो, उस राशि को फॉलो अप करते हो, अब तो इंडिया में एक कल्चर आ गया है कि लोग अपनी कुंडली का नाम भी बोलते हैं, बट आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कुंडली में नाम अलग होता था, चलित नाम अलग होता था। रीजन क्या होता था? क्योंकि कुंडली का नाम इतना ज्यादा स्ट्रांग होता था कि उस पे नजर लगना, उस पे चीजें होना, उन पे जैसे अब कहते हैं अब कि पहले ब्लैक मैजिक वगैरह जब होते थे ना, तो उन कुंडली के नामों से किए जाते थे, तो इसलिए आपकी कुंडली के नाम को पुकारा नहीं जाता था। इसलिए कुंडली के नाम ना सबको बताए जाते हैं, ना आप उस राशि को फॉलो करते हो। आपकी दिनचर्या के हिसाब से आपके जो नाम की राशि होती है उसको फॉलो की जाती है। इसीलिए न्यूज़पेपर में जब आता है तो राशियों के आगे आपके लेटर्स लिखे रहते हैं, ताकि आप उसको इजिली फॉलो कर सको। बट अभी ट्रेडिशन खत्म हो रहा है, लोग फॉरेन एस्ट्रोलॉजी में जा रहे हैं, तो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशियां मनाने लगे हैं, बट दैट इज अ फॉरेन एस्ट्रोलॉजी, दैट इज नॉट अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोनों दो अलग चीजें हैं। अगर आप फॉरेन एस्ट्रोलॉजी मानते हो तो पूर्णतः उस पर डिपेंड हो जाओ, अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी मानते हो तो पूर्णतः इस पे डिपेंड हो जाओ, बट दोनों को मेसअप मत करो और किसी एक ही चीज को पकड़ो, तभी आप लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। तो जैसे घर में जैसे बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, तो जो नाम निकालते हैं, जो पंडित जी जो बताते हैं, तो उस पे नाम नहीं रखना चाहिए, और रखा भी है तो बताना नहीं चाहिए। उसपे अगर आपका कुंडली का नाम एक अलग होता है, उनसे चलित नाम के लिए आप अक्षर ले सकते हैं कि इसके चलित नाम के लिए हम क्या अक्षर ले, तो उसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं। एग्जाम्पल, मेरा कुंडली में नाम कुछ और है, मेरा चलित नाम कुछ और है। आप जितने भी लोग देखोगे, जो लोग बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनका चलित नाम और पुकारने वाले नाम दो अलग नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको रीजन बताया कि उन नामों पर नजर लगना बहुत ईजी रहता है, इसलिए कभी भी अपनी कुंडली का नाम सबको नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। और एक जैसे एक बहुत पहले किसी ने कहा था कि परछाई देख कर भी कुंडली बन जाती है, इज इट पॉसिबल? मैंने वैदिक में अब तक ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, मैं किसी की विद्या को न बोलूंगी, न करे नारायण, मुझे इतना बोलने का अधिकार नहीं, पर ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आप परछाई देखकर कुंडली बना सकते हो। अगर ऐसी कोई विद्या है तो मैं भी ऐसी विद्या सीखना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है, बट वैदिक में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा। और क्या डिसाइड हो सकता है कि जैसे अभी जहां तक न्यूज आ रही है कि राधिका प्रेग्नेंट है, राधिका अंबानी प्रेग्नेंट है, और उनकी एक्सपेक्टिंग जो टाइम है, डेट है, वो जैन में है, मे बी हो सकता है 1 जनवरी, क्योंकि उनके जितना भी देख रहे हैं फर्स्ट 1 नंबर ही रहा है। तो क्या इसमें भी ऐसी पॉसिबिलिटी है? अगर मैं बोलूंगी कि राधिका मर्चेंट के लिए जो न्यूज आ रही है वो इंटरनल न्यूज है, उसको कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट हाँ मोस्टली 99.9% चांसेस है कि इनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो रूलिंग नंबर 1 को डोमिनेट करते हैं। तो अगर 1 को करते हैं तो इन ये लोग कभी भी प्लान करते हैं तो उसी अकॉर्डिंग करते हैं कि डेट्स जो आए वो 1 पर ही आए, जो इनके लिए प्रॉफिटेबल भी रहती है, क्योंकि जो 1 नंबर रहता है और आपने नेक्स्ट ईयर देखा है वो साल भी 1 का है, तो इनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, अगर ये 1, 10, 19, 28 को करते हैं तो हम नेक्स्ट मुकेश अंबानी जी की जो विरासत है वो उस बच्चे में देख सकते हैं। क्या 1 नंबर ऐसा जरूरी है, और क्या ये हाथ में है कि मतलब उसी दिन पैदा हो? पहले भी तो हो सकता है। अब इंडिया में ये सारी चीजें पॉसिबल है कॉज ऑफ सिजेरियन ऑपरेशंस एंड सारी चीजों से। लोग अपने हमारे पास भी आते हैं कि मैम हमारी ड्यू डेट ये है, तो क्या हम इस दिन सर्जरी करवा लें, क्योंकि अब लेबर पेन हर कोई नहीं सहन करना चाहता और हर किसी के अंदर उतनी पावर भी नहीं है। और हमारे डॉक्टर्स भी इतने ज्यादा कमर्शियल हो गए हैं कि वो कुछ ना कुछ कह के कह देते हैं कि हमको सिजेरियन करना ही पड़ेगा। तो जब सिजेरियन की बात आती है तो लोग पहले से ही कुंडली और एस्ट्रोलॉजी को लेकर
लेके चलते हैं और टाइम के हिसाब से ही हमारे पास आते हैं कि मैम इस समय अगर बेबी होने वाला होगा तो इस दिन में कौन सा समय है, राहु काल तो नहीं है, ये समय हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन कराएंगे। लेकिन जिसको जब आना होता है वो उसी टाइम आता है, उस पे हम किसी के जन्म और मृत्यु पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से गाइड जरूर कर सकते हैं कि यह समय इसके लिए उत्तम है, ये समय इसके लिए उत्तम नहीं है। तो क्या जैसे करवाते हैं, जैसे ऑब्वियसली इन्होंने प्लान चाइल्ड एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि नियति के साथ भी तो आप चेंज कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि एक इंसान, कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो वो अपनी किस्मत लिखवा कर लेके आया है कि उस दिन पैदा होगा, चाहे वो 8 नंबर को हो रहा है, चाहे वो 1 नंबर को, किसी भी दिन हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नियति के साथ आप कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नियति डिसाइड करती है। तो अगर आपकी नियत साफ है और आप किसी अच्छे कर्म के लिए वो चीज कर रहे हैं तो आप खराब नहीं कर रहे, क्योंकि आप बच्चे की किस्मत जैसी चीज लिखने की बात कर रहे हैं। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे के जीवन में कोई भी चीज में ऐसा दोष हो जिसकी वजह से उसके जीवन में आगे प्रॉब्लम्स आए। तो आप इसमें कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर रहे। अगर आप प्लान करके हर चीज का प्लान कर रहे हो और उसके जन्म का भी प्लान कर रहे हो और वो उसके अच्छे के लिए कर रहे हो, फॉर अ गुड कॉज कर रहे हो, तो इसमें कुछ भी खिलवाड़ नहीं है। दैट इज फेवरेबल फॉर बोथ ऑफ देम। क्या उपाय काम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, उपाय बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन उपाय वही काम करते हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से उच्च हो। हर कोई, हर पर्सन हर उपाय नहीं कर सकता। हर कोई कुछ स्विच वर्ड बोल के अमीर नहीं बन सकता। मैं किसी को यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहती, सबकी विद्या अपनी है, सबका ज्ञान अपना है। बट कुछ चीजों को जपने से, कुछ चीजों को करने के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, और दोनों चीजों को साथ लेके चलेंगे तो ही आपके जीवन में प्रॉफिटेबल रिजल्ट आएंगे। तो जैसे आपने ये बताया, तो क्या इसमें नंबर्स का भी होता है कि ये लकी नंबर्स है या अनलकी नंबर्स है राशि में? हाँ, हर राशि के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, आपकी जो मेष राशि होती है वो मंगल को रूल करती है, ठीक है। तो इनके लिए जो लकी नंबर रहता है वो कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया, 9 नंबर मंगल का ही होता है। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहता है। तो अगले साल जो लोग, मैंने देखा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो वो टाइम के साथ ना अपने नंबर्स को भी चेंज करते हैं। तो जो 1 नंबर को रूल करता है या जो मेष राशि का पर्सन है, मैं उस लोगों को ये, और सिंह राशि वालों को, उनको मैं कहूंगी कि अगर वो अपने नंबर में जितने ज्यादा 9 रखेंगे या जितने ज्यादा 1 रखेंगे, उनके पास कॉल्स उतनी ही पॉजिटिव और उतनी ही अच्छी आएंगी। तो जो सेकंड टॉरस राशि आएगी, उन लोगों को इस साल इस नंबर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि अननेसेसरी कोई भी नंबर्स, एग्जाम्पल आपका 4 नंबर हो गया या 8 नंबर हो गया, उन लोगों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप से बचें। अगर आप ऑलरेडी पार्टनर है तो आपके टर्म्स उतने स्ट्रांग होंगे, तो इस बात को लेके आप डरिए नहीं, बट बिजनेस पार्टनरशिप से इन लोगों के साथ बचें। और अगर इन डेट्स पर भी काम करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, तो इन चीज़ों से भी डिस्टेंस बनाए रखें। थर्ड, अगर हम जेमिनाई राशि की बात करते हैं तो जेमिनाई राशि का नंबर होता है 3, ठीक है। थर्ड राशि है, इन लोगों के साथ स्वामी होता है इनका बुध। तो इन लोगों को इस साल यह चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 1 नंबर के साथ और 9 नंबर के साथ जो भी भूलांक और भाग्यांक वाले लोग हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप और अच्छे टर्म्स बना के रखे। 1 और 9 नंबर वाले दिनों पर काम करना स्टार्ट करें। 1, 10, 19, 28, 27, 18, 9, इन डेट्स पर अगर आप कोई भी नया बिजनेस करते हैं ना, नवे महीने में करते हैं, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। फोर्थ राशि की अगर हम बात करेंगे तो इन लोगों के साथ एक सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होगा कि इनके ऊपर इनकी माँ का आशीर्वाद बहुत होगा इस साल। तो यह अपनी माँ के पैर जरूर छुएं, डेली अपनी माँ के पैर छू कर जाएं। साथ ही साथ इन लोगों को यह चीज का ध्यान रखना है कि अपने फोन नंबर्स में अपने डिसीजन वाले नंबर पे 2 नंबर को जरूर अपने साथ रखें, तो इनके लिए यह अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। और चंद्रमा की रोशनी में मेडिटेशन करें, क्योंकि इस साल इनको लाइफ में एंजाइटी इश्यूज होने के चांसेस हैं। पांचवी राशि अगर मैं देखूं, आपकी हो गई सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जिस तरीके से मैं पहले ही कह रही हूँ, ये साल बम बम वाला साल है। यह इस साल इनको हर वो चीज देगा जो वो चीज चाहेंगे, बट अपने ईगो पे कंट्रोल रखें। और अपना, अगर कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाती है, एग्जाम्पल मैंने कुछ लोगों को देखा है, मेरे पास नंबर्स के लिए आते हैं, हर चीज अगर वो 1 1 पे भी करेंगे तो वो ईगोस्टिक बन जाएंगे। तो नंबर को बैलेंस करके किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, उस हिसाब से अपनी कुंडली के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से डिसीजन लेंगे, तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। छठी राशि की अगर हम बात करते हैं तो इन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि इस साल इनको 3 नंबर वालों के साथ बहुत सोच समझकर वार्तालाप करनी है, और अपने फोन नंबर में इनको मोस्टली 3 नंबर की चीजों को अवॉइड करना है। अवॉइड इन द सेंस कि अगर इनके नंबर्स की टोटलिंग 3 आती है तो इनकी क्लाइंटेज कम हो जाएगी, तो इस चीज का ध्यान रखें कि इस तरफ न जाएं। नंबर नहीं बदल सकते तो एक सेकेंडरी नंबर ले लें जिससे वो अपने बिजनेस कॉल्स करें, और प्राइमरी नंबर को एज अ फोन कॉल्स रखें, क्योंकि बार बार नंबर्स चेंज करना भी ईजी नहीं है। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि को इस साल अपने लाइफ में
26 तारीख को, 28 तारीख को और 19 तारीख को बड़े डिसीजन लेने के लिए बहुत ही योग्य रखना चाहिए। इन तारीखों पर अगर ये डिसीजन लेंगे तो इनके में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी ही होगी। परंतु अगर ये 8 तारीख को डिसीजन लेते हैं या 17 तारीख को डिसीजन लेते हैं तो इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस हैं। तो पहले ही मैं ये चीज़ बता दे रही हूँ कि सोच समझ के डिसीजन लें तो इनका ये साल अच्छा ही रहेगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के जो लोग होते हैं इनके साथ एक बहुत प्लस पॉइंट इस साल रहेगा कि ये जो बोलेंगे वो चीज़ें इनके सामने आने लगेगी। इनके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो इंट्यूशन को स्ट्रांग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, शिव जी के सर पे चंद्रमा है, आप शिव जी को जल चढ़ाइए, ठीक है। आप सेकंड एक काम कर सकते हैं कि आप गरीबों की सेवा करिए, आप डॉग्स को दूध पिलाइए या कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान करिए, आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्ट्रांग होंगे। स्कॉर्पियो के लिए ये रामबाण उपाय है। मैंने लास्ट पहले भी जब 1 नंबर का साल आया था, मैंने जिस स्कॉर्पियो वाले को ये उपाय दिया था, उसको आज आप एक अलग ही चरम सीमा पर देखेंगे। ऑफ कैमरा मैं बताऊँगी आपको कि मैंने किन-किन बिलियनेयर्स को इस चीज़ के बारे में बताया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे धनु राशि वालों को, तो धनु राशि को ज्ञान सोच समझ के इस साल बाँटना है और इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि 1 नंबर और 2 नंबर वालों को माता और पिता के रूप में रखना है और अपने फ़ोन नंबर की एंडिंग अगर ये 3 नंबर पे रखेंगे तो इनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। कुछ लोगों के लिए नहीं है बट इनके लिए ये चीज़ प्रॉफिटेबल है। तो 3 नंबर पे अपने फ़ोन की एंडिंग रखें और वीरवार के दिन यानी थर्सडे के दिन ये येलो कलर ज़रूर धारण करें। इनके लिए ये साल बहुत 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 अच्छा रहेगा। उसके बाद हम आते हैं मकर राशि पर। शनि की राशि है, बहुत मेहनत कराएगी। हर सैटरडे को इनको किसी भी शनि मंदिर में जा कर के 8 अनाज दान करने चाहिए, इनके लिए अच्छा रहेगा। और अनाज दान मंदिर में शनि जी के प्रतिमा पर, शनि जी के स्वरूप पर न रखकर वहाँ के बाहर जो गरीब बैठे हों, जो एजेड हों, उनको दें ताकि वह आशीर्वाद के रूप में दुआएं भी लें। इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 11वीं कुंभ राशि के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये देने से ज़्यादा ज्ञान देने की बातें करें। अगर यह आप दान देने की जगह ज्ञान की बात करेंगे, आप किसी को एजुकेशन में सपोर्ट करेंगे अगले साल, और अगर मैं बोलूँगी आपका तो आपके लिए 3 नंबर, 6 नंबर अगले साल बहुत अच्छा है। इन तारीखों पे आप डिसीजन लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। लास्ट हम बात करते हैं अपनी मीन राशि की। यह राशि भी बृहस्पति को रूल करती है, तो इनको थर्सडे एंड फ्राइडे इन 2 दिनों पे एक चीज़ बहुत अच्छे से करनी है कि किसी का दिल नहीं दुखाना है। मोस्टली इनसे इन्हीं दिनों पे गलतियाँ होती ही होती हैं क्योंकि इस दिन ये स्वयं में गुरु हो जाते हैं। तो इनको इस दिन येलो वस्त्र का दान करना है, किसी भी मंदिर में जाकर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी को, ये ओवरऑल सब राशियों के लिए है कि जिनके भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, इस साल वो हरि नारायण का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आपकी मैरिज में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 बार सुने, आपकी लव लाइफ भी सॉर्ट होगी और आपकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। थैंक यू, आपने बहुत डिटेल में बताया है। आई थिंक ऑडियंस को बहुत हेल्प मिली होगी। तो जैसे मैंने आपके पेज से देखा है कि फेस रीडिंग से आप लोगों के पेरेंट्स का नाम तक बता देते हैं, तो आपने अभी तक मेरे पेरेंट्स का नाम तो आपको नहीं पता है। हाँ, और मैं किसी और को यहाँ पे बिठाऊंगी भी नहीं, तो फेस रीडिंग मुझे अपनी करवानी है, प्लीज आप बताइए। अगर मैं आपके फेस रीडिंग को देखती हूँ तो यू हैव अ बिग फॉरहेड। बिग फॉरहेड मीन्स बिग हार्ट। यू आर अ गिवर। आपका नेचर रहेगा कि आपकी आई एम ब्लशिंग बिकॉज इट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि यू आर अ गिवर। आपसे कोई भी चीज मांगेगा तो आप उसको दोगे।
आपके अंदर एज अ लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट यू ऑलवेज नीड सपोर्ट इमोशनली। यू आर वेरी ड्रेन्ड एंड वेरी स्मॉल किड, कि आपका मन कैसा रहता है ना, कि बिल्कुल बच्चे की तरह आपको कोई भी बातों में ले सकता है। अब आप टाइम के साथ अगर स्ट्रांग हो रही है वो बात अलग है, बट ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी फेस रीडिंग से कहती है कि आपको लोग स्टार्टिंग में एरोगेंट समझेंगे, बट यू आर नॉट एन एरोगेंट लेडी। लोगों को लगेगा अरे इससे बात कैसे करें, कहीं इसका नेचर ऐसा तो नहीं है, कहीं ये उलट के हमें कुछ ना बोल दे। पर आपकी वो चीज वैसी नहीं है, क्योंकि आपका सूर्य बलवान है, सूर्य मजबूत है। आपकी जो नोज होती है ना, वो आपके जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। तो न चाहकर भी आप ज्ञान देने के लिए ही बने हो। आपने इस फील्ड में आने का सोचा था, नहीं सोचा था, नहीं। आप वक्ता थे नहीं थे, बट आप अब बहुत अच्छे वक्ता हो, और उसके साथ साथ प्रवक्ता भी बहुत अच्छे हो। सुनने की ताकत सब में नहीं होती है, बोलने की ताकत सब में होती है। आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज कहीं ना कहीं है। और आपके लिप्स आपके वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं आपके लिप्स को देखूं, या अगर मैं आपकी चीजों को बोलूं, तो आपका वीनस स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई यू आर अ कैसे लेडी। पता चलता है? आप थोड़ा सा बताएंगे कि अगर ऐसा मानो, अब आप मेरा तो फेस देख रहे हैं, बट ऑडियंस खुद को मिरर में देख के थोड़ा सा समझ जाए, जैसे फॉरहेड का आपने बता बिग दिया। फॉरहेड, बिग हार्ट, बिग नोज, गुड जुपिटर, ओके। स्मॉल लिप्स, गुड वीनस। आपके ब्लशिंग है गाल, इट मींस गुड वीनस। आपकी जिनकी भी दाढ़ी ब्लैक होती है, बाल जेट ब्लैक होते हैं, उनका सैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, उनका सैटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। वीनस अच्छा होता है। गाल वाली चीज है, दैट इज वीनस, दैट इज कंप्लीटली वीनस। आपकी आईज अगर आप देखो तो बोलते हैं कुछ लोगों की आईज बहुत प्रिटी होती है, उनका नूर होता है, जेनेटिक होता है, दैट्स वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं वह आपके दो प्लैनेट्स को, एक मरकरी को और वीनस, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी, बहुत सारे लोगों की कुंडलियां फेस देख के भी बना सकते हो कि इसकी कुंडली में इसका सूर्य उच्च का है, इसका जुपिटर उच्च का है, इसका बोलना कैसा है। आप किसी के बोलने से किसी के बुद्ध के बारे में बता सकते हो। आपने देखा होगा कुछ लोग बात बात पर अपशब्द बोलते हैं, किसी को भी गलत गलत शब्द बोलते हैं। और दिल्ली के कल्चर में तो ये बहुत ईजी है कि आप बात में बोलेंगे अपनी बात, पहले आप कुछ गलत ही बोलेंगे, गाल ही देंगे। तो ये अपना कहीं ना कहीं बुद्ध बहुत ज्यादा खराब करते हैं, अपना वीनस खराब करते हैं। तो इन लोगों को इस चीज को बचना चाहिए, क्योंकि जब वो नेगेटिव रिजल्ट देने पे भी आता है ना, तो मैंने लोगों के कारोबार खत्म होते हुए देखे हैं। तो इन लोगों को बहुत सोच समझ के इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए। और कुछ लोगों के साथ एक नेचर रहता है, मैंने ये देखा है कि बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं, हड़बड़ में इनसे गड़बड़ होती ही होती है। 90% इनके साथ गड़बड़ होती है, इनकी चाल बहुत तेज होती है। तो ये भी एक पर्सनालिटी रीडिंग में, फेस रीडिंग में आता है। इन लोगों का मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मैंने बताया ना, मंगल इज अ वेरी एक्टिव प्लैनेट। तो जिसकी चाल बहुत तेज होगी ना, उसका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा। और जिसकी चाल बहुत मतवाली होगी, हाथी की तरह थम थम करके चलने वाली होगी ना, ये लोग रिजल्ट दे देंगे लेकिन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। इनका शनि बहुत स्ट्रांग होगा। यह चीज बहुत बहुत कम लोगों में देखी जाती है। और आप किसी की चाल से, किसी की पर्सनालिटी से, किसी के फेस से, किसी के हाथों के शेप से भी बता सकते हो कि सामने वाले का कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है। हाथों की शेप से? यस, हाथों के शेप से। इसको कौन, आप जिनके हाथ लंबे होते हैं, नेल्स लंबे लंबे होते हैं, इनके कॉनिकल हैंड्स कहे जाते हैं। कहते हैं कि जिनके भी हाथ पतली पतली उंगलियां होती हैं, ये अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा लकी होती हैं। ये लड़कियां लेडी लक लाती हैं। आपने जितनी भी देखी होंगी पेंटिंग्स, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पेंटिंग्स होती हैं, उनके जो हाथों के शेप होते हैं ना, मोस्टली पतले और लंबे ही बनाए जाते हैं। इनको बोलते हो साइन ऑफ वेल्थ बोला जाता है इन लड़कियों को। नरम हाथ और उनके पतले और लंबे हाथ, तो ये वेल्दी गर्ल्स कहलाई जाती हैं। मैं यहाँ किसी को बायस्ड नहीं कर रही हूँ, बट एक पर्सनालिटी रीडिंग में ये चीज पढ़ाई जाती है, इसलिए इस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन जिनके हाथ थोड़े, लड़कियों के हाथ थोड़े से मोटे होते हैं, या मेल्स के हाथ, ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, कर्मठ बहुत होते हैं। इन लड़कियों को खाना बहुत अच्छा बनाना आता होगा, जिनके भी हाथ थोड़े से फ्लफी एंड मोटे से होंगे, लेकिन उनको लगेगा यार हमारा शेप अच्छा नहीं है, हमारा नॉर्मल है। मुझे नहीं पता मेरे हाथ कैसे हैं, बट इसको हम ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हैं। बट उन लोगों के साथ ये रहता होगा, ये लोग खाना बहुत अच्छा बनाती है। इनकी कुंडली में भी जो प्लेसमेंट रहेगी, वो वीनस की ऐसी रहेगी कि वो कहीं ना कहीं पाक क्रिया में बहुत ही ज्यादा सफल कहलाई जाएंगी। तो जिनकी, जैसे हमने हेयर्स पे बताया कि कर्ली हेयर्स का ये होता है, जिनकी स्ट्रेट हैं, कुछ लोगों के मैंने देखी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ऐसा लगता है रिबॉन्डिंग अभी कराई है। तो वो क्या है, उसका आप क्या ना, मतलब है? जैसे आपने एक चीज मुझे बताई थी ममता जी, आपको भी एस्ट्रोलॉजी का, इन सब चीजों का ज्ञान अच्छा है, आपका भी तर्क वितर्क की चीजें अच्छी हैं। आपने अभी जो मुझसे तुरंत तर्क किया कि जिनके स्ट्रेट होते हैं उनकी क्या होता है, तो इनका अगर मैं सामुद्रिक शास्त्र में देखूं, तो ये लोग ना, इनके बाल स्ट्रेट होते हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये लोग बहुत ही ज्यादा अंदर चीजें रखते हैं। Introvert। इंट्रोवर्ट इज अ डिफरेंट वर्ड, बट मैं अगर इनको बोलूंगी कि इनको, एक होता है ना कुछ लोगों की कि सब चीजें मन में इतना रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, बट व्हेन दे ब्लास्ट, तो वो सिर्फ परमाणु बम ही होते हैं।
तो इन लोगों का नेचर कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ये नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, अगर इनको पॉजिटिव भी तरीके से अगर मैं कहूँ तो इनको रिश्ते संभालना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ब्लंटली किसी भी चीज को जवाब नहीं देते, ये बिल्कुल सोच समझ के तर्क वितर्क से आपके साथ आपके मेरे साथ मेरे बनकर हर जगह बैलेंस करके रिश्ते बहुत अच्छे संभाल सकते हैं। ये लड़कियां बिजनेस भले बहुत अच्छा करे ना करे, बट ये बहुत अच्छी होम मेकर, बहुत ही अच्छी माँ और बहुत ही अच्छी बेटी जरूर होती हैं। जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं, फीमेल्स के लिए मैं स्पेशली ये चीज कहूंगी कि आपने कहीं बहुत सारे शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, जब भी किसी स्त्री का वर्णन किया जाता है जिनके भी बाल स्ट्रेट बताए जाते हैं, मोस्टली वो स्त्री जो होती है वो माँ के तरीके की होती है या किसी की माँ की पर्सनालिटी ही होती है। तो आप अगर शास्त्र को शस्त्र बनाकर उसका अध्ययन करेंगे तो आप हर पर्सन के उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके बालों के हिसाब से, उसकी बातों के हिसाब से पूरी कुंडली और उसका नेचर बता सकते हैं। तिल भी बताते हैं कुछ, अगर किसी किसी का सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं कि जिसके नाक पे तिल होता है, आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत नकचड़ा आदमी है। इसको आपने हर किसी से सुना होगा, हर दूसरा बच्चा कहता है इसके नाक में तिल है, नकचड़ा है। बट उनके अंदर गुरूर बहुत होता है, अहम वाला आदमी होता है। कहते हैं जिसके भी नाक पे तिल होता है ना, वो इंसान डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी लेता है। आपके घर में किसी के भी नाक में तिल हो, ऑडियंस को मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर उससे घर का डिसीजन आप दिलवाते हैं, उसको गुरूर का न समझ के उससे आप ये कहते हैं कि इसके अंदर एक डिसीजन लेने की पावर बहुत अच्छी है, तो आप कोई भी बिजनेस में या किसी भी चीज में उसका हस्तक्षेप करेंगे, उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। दे हैव अ वेरी गुड डिसीजन पावर। जिनकी भी आंख के नीचे तिल होता है, मोस्टली बहुत कम लोगों को ये चीज मैंने देखी है, उन लोगों की इंट्यूशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बट उनकी फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है, बट दूसरों के लिए उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा गिवर वाली होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिनके दोनों आईब्रोज के बीच में तिल होता है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आपने देखा होगा, हम अपनी आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए बिंदी लगाते हैं। सबको पता है कि आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए फीमेल्स बिंदी लगाती हैं, इनको नेचुरली एक्टिव होता है आज्ञा चक्र। तो इनका बुद्धिमत्ता, इनका बोलने की शक्ति, इनका तर्क वितर्क की शक्ति बहुत अच्छी होती है। जिनके भी आईब्रोज के बीच में तिल होता है, तो उनसे बहुत सोच समझ के बात करें। अगर इन्होंने आपको बातों में ले लिया तो आप कभी भी इनसे जीत नहीं सकते। फॉरेन पे है तो फॉरहेड पे डिपेंड करता है किस तरफ है, दाई तरफ बाई तरफ। अभी मैंने सेंटर का आपको बताया, अगर दाई तरफ है तो अपनी इन लॉज के लिए लकी हैं, बाई तरफ है इनके तो ये अपनी फैमिली के लिए, अपनी पैटर्नल फैमिली के लकी हैं। तो हर तरफ तिल होने का भी एक डीप साइंस है, तो इसके लिए भी सेशंस होते हैं, इसके लिए भी चीजें होती हैं। जिनको सामुद्रिक शास्त्र की अच्छी नॉलेज होती है वो एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में आपको, चिन पे तिल है, मुझे चिन पे याद आ रहा है, मेरा चिन पे है। दैट इज ब्यूटी। ओके। जितने भी ब्यूटीफुल लोग होते हैं उनके मोस्टली चिन पे तिल होता ही है। आपने पहले एक्ट्रेसेस देखी होंगी, वहां पे 3 तिल बनाते थे फेक, कि उनकी ब्यूटी को इनहांस करने के लिए। तो चिन का तिल हमेशा आपकी ब्यूटी इनहांस करता है, दैट इज अ वेरी पावरफुल साइन ऑफ ब्यूटी। और इन लोगों के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि दीज पीपल आर बॉर्न वेल्दी पीपल। जिनके भी चिन पे तिल होता है ये बॉर्न वेल्दी होते हैं। अगर ये गरीब घर में भी पैदा होते होंगे ना, तो ये मरेंगे कभी गरीब नहीं, ये मरेंगे ये हमेशा अमीर होकर ही। तो चिन का तिल इज अ वेरी गुड थिंग। अब लोग इसके बाद, जब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग आर्टिफिशियल भी तिल बनवा लेते हैं। आर्टिफिशियल कभी भी काम नहीं करता, आर्टिफिशियल सिर्फ इंटेलिजेंस आजकल काम कर रही है, उसके अलावा एआई के अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहा। बाकी सारी चीजें अगर मैं बोलूंगी तो आपको ऊपर वाला कुछ चीज गॉड गिफ्ट आपके कार्मिक के हिसाब से आपकी कुंडली, आपकी पर्सनालिटी बनाता है, वही आपके लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे अगर यहाँ पे है, नेक पे है, ये लास्ट है मेरा, इसके बाद हम एंड करेंगे। अगर नेक पे है, क्योंकि मुझे यार ध्यान नहीं आ रहा कि मेरे तिल कहाँ है, बट मुझे याद है कि मेरे नेक पे तिल है, तो इसका क्या मतलब है? जिसके भी नेक पे तिल होता है, इन लोगों को अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छे से आता है। इनको ये न चाह कर भी उस चीज के प्रति अड़िग रहते हैं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, बट उनको चाहिए वही जो इनको चाहिए। तो जो गले पे तिल होता है वो अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। पॉडकास्ट को एंड करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के साथ कि अगला साल देश के लिए कैसा रहेगा? अगर मैं अगले साल की बात करूं तो भारत देश के लिए ये साल बहुत ही उन्नतिपूर्ण रहेगा, पर चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, सडन हमें डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। युद्ध वगैरह के आसार कम है, पर युद्धों में हम पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरी कंट्रीज को एज अ सपोर्टिंग के तौर पर आगे आएंगे। हमारे साथ सब जितनी भी कंट्रीज होंगी वो अच्छे तरीके से व्यवहार करेंगी, अच्छे तरीके से हमारी प्रगति में साधक रहेंगी। पर हम लोग विश्व गुरु बनने की लाइन में खड़े रहेंगे, तुरंत विश्व गुरु नहीं बनेंगे। इसके लिए अगले साल हमारी कंट्री के लिए बहुत ही मेहनत का साल है, बहुत ही पावरफुल साल है। और अगले साल हमारी कंट्री में बहुत सारी सचित्र घटनाएं हो सकती हैं। सडन स्पिरिचुअलिटी में लोगों के बहुत, आप देख सकते हो कि सडन ग्रोथ आएगी लोगों में, यूथ में स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ आएगी। साथ ही साथ हमारे जो पॉलिटिशियंस होंगे वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को रूबरू करेंगे, अपने आप को मुक्तब करेंगे। उसके हिसाब से चीजें हमारे देश के लिए बहुत पॉजिटिव आएंगी। थैंक यू सो मच आने के लिए, और काफी कुछ आपने बताया। ऑडियंस को बहुत मजा आया होगा ये पॉडकास्ट देखकर।
थैंक यू सो मच। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस है जो आप चाहते हो कि मैम ये भी पूछना था, ये भी पूछना था, तो पार्ट 2 के लिए वोट करिए और कमेंट करके अपना क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा। जय माता दी।